हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में बेटा मैं यहाँ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पेपर प्रेजेंटेशन। पिछले कुछ दिनों में स्टूडेंट्स ने मुझसे इस वीडियो के लिए इतना ज्यादा रिक्वेस्ट किया है, सारी की सारी मेरी जो कमेंट बॉक्स है वो इसी मैसेज से, इसी कमेंट से भरे हुए हैं कि मैम क्लास 10 का पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो प्लीज लेकर आ जाइए। सो हियर आई एम विद दिस वीडियो। तो यहाँ पर इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बेटा किस तरीके से जो पेपर है उसे किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है वो सारी चीजें बताऊंगी। उसके अलावा भी और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। कैसे? जैसे यहाँ पर तो मैं आपके सामने शीट लेकर आई हूँ एक टॉपर स्टूडेंट की कि किस तरीके से टॉपर्स जो है अपना आंसर प्रेजेंट करते हैं। लेकिन सिर्फ शीट देखकर के आपको समझ में आएगा? नॉट रियली। आपको मैं वो पॉइंट्स बताऊंगी, वो तरीके बताऊंगी जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से आप इस तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम भी कर पाएंगे, जो कि मैं इस आंसर शीट को दिखाने के बाद आपको बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है बेटा, तो बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिएगा। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग द एग्जाम, किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, आंसर को लिखते समय हमको किन किन बातों का बहुत खास ध्यान रखना है, और किस तरीके के क्वेश्चन में किस तरीके की बातों का ध्यान रखना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वीडियो है वो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए तो है ही, इससे आपको जो एक एग्जाम स्ट्रैटेजी वीडियो भी हम इसको कह सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने टाइम को वहां मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये जो टॉपर की, इस बच्चे की जो शीट है, ये पहला ही पन्ना है और इसने देखिए सेक्शन सी से स्टार्ट करा है, यानी आपका जो लिटरेचर पोर्शन है उससे। तो इससे सबसे पहले तो हमें ये एक क्लैरिटी मिलती है कि आप जो मर्जी आए उस सेक्शन से अपना क्वेश्चन पेपर जो है स्टार्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। जो ध्यान रखना है वो ये कि जब आप एक सेक्शन से यानी सेक्शन सी से अगर अपना पेपर शुरू कर रहे हैं तो मेक श्योर जब तक सेक्शन सी कंप्लीट ना हो जाए आप सेक्शन ए या सेक्शन बी पर स्किप नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स करते हैं कि सेक्शन जैसे सेक्शन सी अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसे छोड़ देंगे, फिर सेक्शन बी को अटेम्प्ट कर लेंगे, और सेक्शन बी अटेम्प्ट करते करते सेक्शन सी का छोड़ा हुआ वो क्वेश्चन अगर उसका आंसर उन्हें समझ में आ रहा है या उन्हें लगा कि भाई लिखना तो है ही, तो सेक्शन बी के अटेम्प्ट करने के बाद सेक्शन ए का वो आंसर लिख देंगे। ये मत करिएगा, क्योंकि जो मार्क्स हैं कई बार डिडक्ट होना तो बहुत दूर की बात है, वो चेक भी करना कंसिडर नहीं करते हैं एग्जामिनर्स। तो मेक श्योर आप इस तरीके की गलतियां ना करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सेक्शन सी या जो भी सेक्शन अटेम्प्ट करें, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए आपको किसी दूसरे सेक्शन पर नहीं जाना है। हाँ, सेक्शन सी के अंदर अगेन जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन पहले कंप्लीट पूरा अटेम्प्ट कीजिए। जैसे क्वेश्चन 6 अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 6 पूरा अटेम्प्ट कीजिए, 6 के बाद ही 7th पे, और मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ही दूसरे क्वेश्चन पर जाना है। राइट, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, अगर आप ध्यान दें तो जैसे 6 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है, जो होता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें 1 नंबर 2 नंबर के ही क्वेश्चन होते हैं। एक्सट्रैक्ट बेस में आपके टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 3 होते हैं 1 मार्क के और 1 होता है उसमें 2 मार्क का। राइट, तो आप यहाँ देखिए कि 1 मार्क में इसमें ऑप्शनल, ये तो चलो ऑप्शन है, ये 2 मार्क का है, तो इसमें देखिए कितना लिखा है। बच्चों को वर्ड काउंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वर्ड काउंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वर्ड काउंट का मतलब ये नहीं है कि अगर 30 to 40 की विंडो अगर दी गई है वर्ड काउंट की, तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, अरे यहाँ 40 वर्ड खत्म हो गए लेकिन मेरा सेंटेंस तो पूरा हुआ ही नहीं। सेंटेंस पूरा हो या ना हो, 40 वर्ड्स हो गए, मुझे तो यही फुल स्टॉप लगाना है। नहीं, ये काम नहीं करना है आपको। आपके पास 5 से 7 वर्ड्स का मार्जिन होता है, आप बिल्कुल 40 तो 45 46 तक अगर ले जाएंगे तो ठीक है, और 30 से अगर 2-4 वर्ड्स कम है इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इतने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 40 मार्क्स का 55-60 तक अगर पहुंचा रहे हैं, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो वर्ड काउंट का ध्यान रखना है। मैंने कई बार आंसर शीट करते हुए बच्चों को देखा है कि 1 मार्क के क्वेश्चन में डेट पेज वो भर देते हैं। नो, इट इज रॉन्ग। मार्क्स तो आपको पूरे मिलेंगे लेकिन कितने, 1, और 1 नंबर के पीछे आपने कितना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। तो ये भी टाइम सेव करने का एक तरीका होता है। वर्ड काउंट पर ध्यान दीजिए और उतना ही लिखना है। लिखने स्टार्ट करने से पहले आपको अपने आंसर्स जो है उन्हें ध्यान रखना है, अपने सोचना है पहले। थिंक बिफोर यू राइट एंड इट विल बी एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इट विल नॉट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम कि पहले सोचें फिर लिखें। नो, आप जो काटा पीटी करते हो ना उससे आप बच पाओगे। ठीक है, देन यहाँ पर जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ऑप्शन लिख देते हैं ABC। लिटरेचर पोर्शन के अंदर मेक श्योर आप पूरा का पूरा जो आंसर है सिर्फ ऑप्शन ना लिखें, पूरा आंसर लिखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ऑप्शन लिख देते हैं, कई बार गलत ऑप्शन लिखाएंगे लेकिन उसके सामने ये आंसर जो लिखेंगे वो सही होगा। इस तरीके की गलती मत कीजिएगा। सही ऑप्शन लिखिएगा और ऑप्शन के बाद वो ऑप्शन क्या है वो भी लिखिएगा, सिर्फ ABCD मेंशन करके मत आइएगा, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़े। देखिए, लिटरेचर पोर्शन के अंदर हर एक क्वेश्चन के आंसर में जितने भी कीवर्ड्स हैं, इस बच्चे ने हर कीवर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। हर वर्ड को अंडरलाइन करने का फायदा क्या होता है कि जब एग्जामिनर कॉपीज चेक कर रहा होता है ना,
तो उसका ध्यान सीधे कीवर्ड्स पर जाता है। तो सबसे पहले तो उसके दिमाग में ये इंप्रेशन आता है कि इस बच्चे को अच्छे से नॉलेज है इस क्वेश्चन के आंसर की, तो पहला तो यही इंप्रेशन आ जाता है। और उसके बाद उसके लिए एक्चुअल में कॉपीज चेक करना बहुत आसान हो जाता है। नाउ यहाँ कॉपीज चेक करना आसान हो जाता है, ये मतलब नहीं है कि आपको एग्जामिनर को कंफर्ट फील करवाना है। नो, इट्स नॉट दैट। व्हाट डज दैट मीन? आपको अपने आंसर शीट को एकदम नीट एंड क्लियर और क्लैरिटी के साथ पेश करना होता है। ढूंढो तो जाने, बूझो तो जाने। आपको ये कोई भूल भुलैया नहीं बनानी है कि मुझे ढूंढो, आंसर को ढूंढो। नो, ना तो अपने आपको पूरे के पूरे आंसर्स इधर उधर फैलाने हैं, स्कैटर्ड नहीं रखने हैं, बिल्कुल भी जंबल्ड नहीं रखने हैं। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसे पूरा कंप्लीट करें। एक चीज, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके आंसर्स भी लिखेंगे और ये इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे कीवर्ड्स को। तो कीवर्ड्स जब मिल जाते हैं तो आंसर का मीनिंग क्लैरिटी के साथ एग्जामिनर तक पहुंचता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूल भुलैया बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ना तो अपने पर्टिकुलर आंसर को और ना ही अपनी पूरी आंसर शीट को। ठीक है, तो यहां देखिए हर एक क्वेश्चन के अंदर जो है सब में अंडरलाइन किया हुआ है। और मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, हर एक वीडियो के अंदर मैंने उस चैप्टर का पर्टिकुलर क्या क्या कीवर्ड्स है या की फ्रेजेस भी, इवन नॉट जस्ट कीवर्ड्स की फ्रेजेस, ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग आंसर की मैं बात करूं तो इस बच्चे ने बिल्कुल यहां पर ये 9th का 1 ये लॉन्ग आंसर ही है। 4 लाइनें यहां लिखी हैं और 7-8 लाइनें यहां हैं। लॉन्ग आंसर में बच्चों को लगता है कि हम 1.5 पेज लिखेंगे, 2-2 पेज लिखेंगे तभी जाके आपको आंसर के मार्क्स मिलेंगे। नो, इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी पेजेस यू आर फिलिंग अप। नो, ऐसा नहीं होता है, ये बहुत बड़ा मिथ है एक। ठीक है, इस भ्रम से बाहर निकलिए। आपको जो आंसर्स हैं उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही देनी होती है। उस इंफॉर्मेशन के अलावा अगर कुछ भी अननेसेसरी आप लिख रहे हो, अगर आपको लगता है उसके मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि हम इतना सारा लिख कर आए, नहीं। देयर इज अ वर्ड काउंट, देयर इज अ वर्ड लिमिट। आपको उस पर स्टिक रहकर टू द पॉइंट अपनी बात लिखनी है। अगर उसके अलावा इधर उधर की कोई भी इंफॉर्मेशन आपने लिखी, दैट्स रॉन्ग। नाउ इधर उधर की कोई भी इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का आंसर आपको लिखना होता है। हर चैप्टर की आप समरी लिखने अगर बैठ जाएंगे तो कैसे होगा? Select those points, select those answers, select that information which is suitable for that particular question, right? और उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को वर्ड्स के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है कि अगर वो सेम क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में है तो आप किस तरह से लिखेंगे, लॉन्ग आंसर में है तो आप किस तरीके से लिखेंगे। सो यू आर सपोज टू एडजस्ट दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। अगर आपसे ये पूछा गया है कि जो मिजबिल है उसको पानी के साथ अच्छा लगता था या नहीं लगता था, तो आपको लिखना है कि वो पानी को बहुत ज्यादा इंजॉय करता था ना। अगर शॉर्ट आंसर है तो आपको सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन लिखनी है कि भाई वो पानी के साथ बहुत इंजॉय करता था एंड ही लव्ड प्लेइंग एंड हैविंग अ बाथ। ठीक है, उसको एंजॉय बहुत पसंद था। यही सेम क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर के अंदर आ जाए तो आपको क्या लिखना है? तब आपको ये अगेन सेम इंफॉर्मेशन ये तो रहेगी कि उसको बहुत अच्छा लगता था, नहाना बहुत पसंद था। फिर कुछ इंसिडेंट्स एक्सप्लेन कर दो, 1 से 2 एक्सप्लेन कर दो इंसिडेंट्स, जिससे ये बात प्रूफ भी हो जाती है कि क्यों उसको पानी से इतना खेलना पसंद था। कि पानी में खेलने के लिए वो क्या करता था, क्रोम टैप्स जो है उनको ओपन करने की कोशिश करता था ताकि पानी आ जाए। ये उसने हरकत करी हुई है। इसके अलावा मैक्सवेल ने एक बार बोला था कि अगर बाउल के अंदर एक बूंद पानी भी बचा हुआ रह जाए तो उसके लिए टोटल वेस्ट है। दीज पॉइंट्स प्रूव्स, ठीक है, दीज पॉइंट्स प्रूव कि उसको पानी से किस कदर प्यार था। दोनों क्वेश्चन सेम ही थे लेकिन इंफॉर्मेशन आपने क्या दी। इसके अलावा एक बार क्या हुआ था, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन मैक्सवेल वांटेड टू हैव अ पेट। यहां से कई बार बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। व्हाई? देयर इज नो नीड टू गिव दैट इंफॉर्मेशन, वो पूछी ही नहीं गई है। ठीक है, अब ये तो हो गया बेटा आपका लिटरेचर पोर्शन पूरा का पूरा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ आते हैं हम आपके रीडिंग स्किल्स पे। रीडिंग सेक्शन जो है यानी अनसीन पैसेज, इसमें भी वर्ड काउंट का प्लीज ध्यान रखिए। इसके अंदर तो आप जितना हो सके उतना टाइम बचा सकते हैं, लेकिन यहीं पर ही सबसे ज्यादा टाइम बच्चों का वेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो आप ना इन डेप्थ नॉलेज लेने में लग जाते हैं उस अनसीन पैसेज की। नो, पहले तो क्या होता था, क्वेश्चन आ जाता था अनसीन पैसेज से और बच्चे को वो क्वेश्चन का आंसर जो है ढूंढना पड़ता था पूरे पैसेज में। अब कुछ सालों से क्या होने लगा है, हर क्वेश्चन के आगे पैराग्राफ का नाम भी दिया हुआ होता है कि ये क्वेश्चन जो है कौन से पैराग्राफ से लिया हुआ है। ये सबसे बढ़िया बात है। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, रीड द क्वेश्चन, देखिए कि कौन से पैराग्राफ से है और सीधा उस पैराग्राफ पर जाइए और बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट योर टाइम, यू आर सपोज टू इन्वेस्ट योर टाइम। बिल्कुल इसमें वेस्ट मत कीजिए अपने टाइम को कि भाई किस तरीके से आपने पूरा पैसेज हमने पढ़ा है, उसको हमें एक एक लाइन का मीनिंग भी, हमको बहुत इन डेप्थ नॉलेज है। नो, यही तो ट्रिक है यहाँ पर, यही तो आइडिया है। आपसे अनसीन पैसेज आपके सामने इसलिए दिया जा रहा है कि व्हाट स्मार्ट वे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शॉर्टकट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मार्ट वेज। यही आपका एग्जामिनेशन है, यही आपका टेस्ट है कि कम समय में आप एक ऐसे पैसेज को कैसे हैंडल करते हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा है। तो क्विक एंड स्मार्ट तरीका उसका होना चाहिए, राइट? उसकी इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है। दूसरा, हर वर्ड का ट्रांसलेटेड मीनिंग आपको पता करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। पूरे सेंटेंस का या पूरे पैराग्राफ का आपको एक एसेंस समझ में आना चाहिए कि ओवरऑल ये पैराग्राफ क्या कह रहा है, दैट्स इट। वो भी कब? जब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आप उसका आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि क्या है। ओनली इन दैट केस, अदरवाइज क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन किस पैराग्राफ से है, सीधा उस पैराग्राफ पे गए
हो गई बात, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की भी बात हो जाती है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। कई बार बच्चे बोलते हैं उसी की वजह से हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। नाउ यहाँ एक और चीज मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, पेपर आपको कौन से सेक्शन से शुरू करना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बच्चों ने। कई बार पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। कई बार बच्चों को लगता है कि हमें जो सेक्शन आता है या हमें जो क्वेश्चन आते हैं वो हम एकदम आखिर में अटेंड करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हम उन पर ज्यादा टाइम लगा सकें, है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना पेपर हैंडल करो कि आप उसको अच्छे से आंसर कर सको और टाइम भी बचा सको, है ना। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो आपको ऑलरेडी आता होता है ना उसे शुरुआत में ही हमेशा अटेम्प्ट करो। मान लो लिटरेचर पोर्शन में आप सबसे स्ट्रांग हो, और सबसे ज्यादा बच्चे स्ट्रांग होते भी लिटरेचर में, क्योंकि पूरे साल पढ़ा होता है। उसी से अपना सेक्शन स्टार्ट करो, क्योंकि क्या होता है आखिर में जब टाइम कम पढ़ने होता है ना, तो आपको क्वेश्चन आता भी है ना बेटा, तो आपका दिमाग उस वक्त काम नहीं करता है। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, अरे भाई टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, और पैनिक सा करने लग जाते हैं वो। तो दे स्टार्ट जस्ट राइटिंग, और बाद में रियलाइज होता है अरे ये पॉइंट रह गया, अरे यार यहाँ पर तो मैं ये लिख सकती थी, मैं वो लिख सकता था, ये पॉइंट में अगर मैंने लिख दिया होता तो बेटर होता। ये होने लग जाता है बाद में। क्यों? क्योंकि वो पैनिक वो बहुत ही नेचुरल होता है, जो अंदर से एक ना घबराहट सी आने लगती है जब टाइम खत्म होने लगता है। तो आता हुआ क्वेश्चन जब छूट जाता है ना, तो वो ज्यादा आपको नुकसानदायक होता है, और वो ज्यादा धोखा फील होता है आपको, है ना। तो आपको शुरू में ही वो सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा आता है, ताकि उसको आप बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सको, राइट। उसके बाद आप धीरे धीरे उन सेक्शंस की तरफ बढ़िए कि हाँ ये मेरा फर्स्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये मेरा सेकंड नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट है, और ये मेरा वीकेस्ट है। तो वीकेस्ट वाले पर आप आखिर में जाइए। और वीकेस्ट वाला जो होता है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रीडिंग सेक्शन ही होता है। और जैसे मैंने आपको रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए एक आइडिया दिया है, वही तरीका अपनाइए। क्योंकि अगर रीडिंग सेक्शन आपको नहीं आ रहा है, तो अगर वो लास्ट में नहीं आ रहा है, वो शुरू में भी उतना ही आएगा जितना आखिर में आएगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में उसको करेंगे तो आपको ज्यादा आ जाएगा, नो, ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। 2-3 नंबर का हो सकता है भले ही फर्क पड़ जाए, अदरवाइज वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2-3 नंबर के लिए आप अपने 40 मार्क्स वाला सेक्शन खराब करेंगे क्या? इसीलिए उसको आखिर में कीजिए, क्योंकि शुरू में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किया या वो सेक्शन किया जो आप जिसमें आप वीक हैं, तो वो टाइम जो गया सो गया, उसका फिर आप कोई इलाज नहीं कर पाओगे, ठीक है। आया समझ में? नाउ ये हुई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात। अब यहाँ पर ग्रामर के एक सेक्शन में मैं आपको बताती हूँ, ये एक एरर वाला जो दिया जाता है ना, ये एरर वाला हमेशा हमेशा आपको इसी फॉर्मेट में करके आना है। आप एक बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद जो है एरर लिखेंगे, करेक्शन लिखेंगे, स्पेशलाइज जो भी एरर है, जो भी करेक्शन है, जो लिखना है ऐसे। ये क्यों बता रही हूँ मैं स्पेशली, ये आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि यूज दिस फॉर्मेट, उसके बावजूद भी बच्चे क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एरर लिखेंगे, जो भी एरर है वो यहाँ लिख दिया, और फिर करेक्शन नीचे वाले में लिखेंगे, और उसके बाद जो है आंसर लिख दिया। ये वो सिली मिस्टेक्स मैं बता रही हूँ आपको जो बच्चे करते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है, ये नहीं है, ये ही तरीका होता है, और यही तरीका आप अपनाइए। अगर आपको लग रहा है कि ये दिखने में ज्यादा सुंदर है, मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, कतई मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें। उसके अलावा अब आ जाते हैं हम हमारे फॉर्मेट्स पे। चाहे इंग्लिश कोर्स ए हो या इंग्लिश कोर्स बी हो, फॉर्मेट फॉलो कीजिए। यहाँ एकदम लेफ्ट अलाइंड है पूरे के पूरे फॉर्मेट्स। राइटिंग सेक्शन के मैंने आपको सबके जो वीडियोस हैं मैंने बनाए हुए हैं, सारे के सारे राइटिंग सेक्शन के, चाहे कोर्स ए हो या कोर्स बी हो। फॉर्मेट जो है उसे फॉलो कीजिए, और उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंड कैसे करना है, एड्रेस कैसे लिखना है, इवन डेट का क्या फॉर्मेट होता है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। आपको उसी तरीके से करना है। यहाँ देखिए, जो पॉइंट्स में भी अगर कोई चीज बता रहे हैं, राइटिंग सेक्शन के लेटर के अंदर पॉइंट्स, बस तो इस तरीके से बुलेट पॉइंट्स लगा देने हैं, एंड दैट्स इट। इसके अलावा आप देखिए, जब एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हैं, सो देयर इज नो टाइटल। नो टाइटल इज सपोज टू बी गिवन टू एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। बच्चे जो है इसके अंदर टाइटल दे देते हैं। यू आर नॉट सपोज टू प्रोवाइड अ टाइटल टू एनालिटिकल पैराग्राफ, चाहे किसी भी टाइप का एनालिटिकल पैराग्राफ आ जाए, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर अब हम ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस कितने तरीके के होते हैं। तो देखो, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस तो होते ही हैं। ये किस तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो ये पूछे जाते हैं बेटा आपके डू वाले क्वेश्चंस। डू वाले क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो। तो ये डू यू अग्री, इस तरीके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, डू यू अग्री, तो सबसे पहले तो आपको यस और नो ही बताना है कि इफ यू अग्री और नॉट, है ना। तो आपको यस और नो सबसे शुरुआत में तो लिखना ही है। और उसके बाद इफ यू आर अग्रीइंग, व्हाई डू यू अग्री, वो वाई का आंसर देना है कि इन रीजंस की वजह से आई अग्री। WH क्वेश्चंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, वाई मैक्सवेल डिड दैट, या वाई भोली स्पोक एट द एंड, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो WH वाले होते हैं। उसमें यू आर सपोज टू एक्सप्लेन। नाउ हर क्वेश्चन के आंसर का एक स्टार्टिंग, मिडिल और एंड होता है। स्टार्टिंग आपको किस तरीके से करनी है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, उसी क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए कि पूछा क्या गया है। कि लेट्स से अगर मैं कहूं कि भोली ने आखिर में अपनी आवाज क्यों उठाई, तो आपको आंसर इसी तरह लिखना है कि भोली ने अपनी आवाज, वाई डिड शी टॉक अबाउट, या वाई शी रेज्ड हर वॉइस, क्योंकि उसने अपनी आवाज तेज भी कर ली थी, ठीक है। शी वाई डिड शी स्पीक अप,
है ना, उसने बोला ही क्योंकि वो चुप रहती थी. सो व्हाई डिड शी स्पीक अप? तो आपको शुरुआत ऐसे करनी है, शी स्पोक दैट टाइम बिकॉज शी couldn't accept her father getting insulted in front of the whole society. She couldn't accept that, and now she has become an empowered woman. And now she has become an empowered woman. She knew her rights and she knew that dowry is absolutely wrong. है ना? तो ये अभी के अभी मैं एक फ्रेम कर रही हूँ आंसर, तो ठीक है, थोड़ा सा होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई किस तरीके से ही करना है. ठीक है, अब आपके यहाँ पर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चंस आते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, 5 मिनट का वीडियो है वो. सिर्फ एक बच्चे ने डाउट पूछा था तो उस पर ही मैंने बनाया था. ये सारे सिमिलर से ही होते हैं, ठीक है, सिमिलर से ही होते हैं. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट जैसे इसमें कैसे आ जाएगा, मान लीजिए अमेंडा है, अमेंडा और एंड देयर इज वन मोर दिस भोली. ठीक है, अमेंडा और भोली को कैरेक्टर्स को कंपेयर करके इनके अलग अलग सिचुएशंस को कई बार कंपेयर करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. कई बार पूछ लिया जाता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का जो टाइगर है एंड अ टाइगर इन द जू, इन दोनों का जो टाइगर है उसको कंपेयर करके कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. सो यू आर सपोज टू मेंशन द सिमिलैरिटीज. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में सिमिलैरिटीज वेयर दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों की सिचुएशंस कैसे डिफरेंट है. और सिमिलैरिटी क्या है, अग्रेशन दोनों में ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, दोनों की सिचुएशंस में. एक फ्री है और दूसरा जो है इम्प्रिजन्ड है, केज्ड है. ठीक है, इस तरीके से आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट के क्वेश्चंस जो है वो हैंडल करने होते हैं. जैसा कि मैंने बताया, वीडियो मैंने इस पर बनाया है, वो जरूर देख लीजिएगा. उसका लिंक भी मैं यहाँ लगा दूंगी, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा. ठीक है, हर एक क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको बताया टू द पॉइंट आंसर्स ही लिखने हैं. देयर इज नो, यू आर नॉट सपोज टू मेंशन एनी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन. कोई इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है. जो पूछा गया है उसी का आंसर दीजिए. ठीक है, इसके अलावा बेटा कभी भी आपको इंग्लिश के अंदर पॉइंट्स में या बुलेट्स में नहीं लिखना है. जो फॉर्मल लेटर्स है उसके अंदर आपने बुलेट्स में लिख दिया है, क्योंकि आपको कुछ चीजें मेंशन, अगर आप किसी चीज के लिए इंक्वायर कर रहे हैं तो आप किन किन चीजों के लिए इंक्वायर कर रहे हैं. मान लीजिए आपको कहीं एडमिशन लेनी है, स्विमिंग क्लब के अंदर आपको एडमिशन लेना है, तो स्विमिंग के लिए आप पूछेंगे ना कि भाई फीस क्या है, मंथली चार्जेस क्या है, टाइमिंग्स क्या है, ये क्वेश्चन आप पूछेंगे. तो ये क्वेश्चन आप बुलेट में लिख सकते हैं, लेकिन ओनली इन लेटर्स, राइटिंग स्किल्स. लिटरेचर पोर्शन में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना है. ठीक है, बुलेट्स में नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, इसके अलावा नो यूज ऑफ एनी कलर पेन, सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर के पेन से आपको लिखना है. ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो किसी और से नहीं लिखना है. एंड डू नॉट यूज जेल पेन. ठीक है, सिर्फ ब्लू कलर, और उसमें भी जो बॉल पॉइंट्स होते हैं उनसे आपको वही आपको यूज करने हैं. ठीक है, मेक श्योर ऑफ दैट. राइटिंग स्किल्स में मैं बता चुकी हूँ, फॉर्मेट्स बहुत 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 ज्यादा जरूरी है. ऐसा नहीं कि कंटेंट जरूरी नहीं है, ऑफकोर्स है, लेकिन फॉर्मेट वो चीजें जो देखते एकदम क्लियरली विजिबल होती है. थोड़ी सी गलती होती है, मार्क्स डिडक्ट होते हैं उसमें. ठीक है, 2 मिस्टेक्स तक तो फिर भी एक बार कंसिडर, आधा मार्क्स ही कटता है, क्योंकि फॉर्मेट क्या एक ही नंबर का होता है. 2 मिस्टेक होने पर आधा, लेकिन 2 से तीसरी मिस्टेक भी अगर हो गई तो पूरा 1 नंबर आपका जाता है. आपको अपना 1/4 मार्क भी नहीं गंवाना है. जहां आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं करें. हम सोचते हैं ना एक नंबर का तो है, उस पर क्या टाइम लगाना है, चाहे 1 नंबर हो 2 नंबर हो, आपको अपना जितना हो सके उतना हमको स्कोर करना है. कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ना है जहां हम मार्क्स लूज कर जाए. ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैं सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ कि कितना आपको ध्यान रखना है. प्लीज 1 नंबर के क्वेश्चन के आंसर में डेढ़ पन्ने जो है वो मत भरिए, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम बिल्कुल भी मत लगाइएगा. ये गलती मत कीजिएगा. इसके अलावा आंसर राइटिंग में जैसे मैंने बोला टू द पॉइंट लिखना है, बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ पैराग्राफ्स में लिखना है. इसके अलावा हर कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन द कीवर्ड्स. उसके बाद अंडरलाइन द कीवर्ड्स, मैं भी देखो भूल गई. इसके अलावा प्रॉपर क्वेश्चन नंबरिंग, ये बहुत 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 बड़ा एक प्रश्न होता है. आप सोचे मैम वो तो हम लिखेंगे, बेटा भूल जाते हैं स्टूडेंट्स. जैसे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा, तो क्वेश्चन नंबर 6 तो लिख दिया, लेकिन उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 का ए कर रहे हो या बी कर रहे हो. और क्वेश्चन नंबर 6 का अगर ए पोर्शन कर रहे हो तो उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हिस्सा कौन सा कर रहे हो. स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में भूलते हैं ये, और आपको नहीं 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 भूलना है, मार्क्स वरना नहीं मिलेंगे. तो ध्यान रखिए, प्रॉपर नंबरिंग बहुत जरूरी है. एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना है आपको कि तू पहचान ले रे भाई, आंसर पढ़ के समझ में तो आ ही गया होगा ना कि किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं. ये गलती आपको नहीं करनी है. इसके अलावा नीट एंड क्लीन सब कुछ लिखा होना चाहिए, काटा पीटी नहीं. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जितना आप कुछ लिख लेंगे, फिर काटेंगे, फिर वापस आंसर लिखेंगे तो कचरा सा हो जाता है. नो, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. कचरा कहीं भी अच्छा नहीं लगता, आपकी आंसर शीट में भी नहीं. तो आपको क्या करना है, आपको पहले सोच लेना है. जब भी आप सोचते समय अपना टाइम खर्च कर रहे हो तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट, वो वेस्ट नहीं है. एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ. सोच ले क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स ध्यान में आए उनमें से बेस्ट पॉइंट्स कौन से हैं उन्हें लिख डालें. गलती नहीं होगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा. इसके अलावा नेम ऑफ पोएट या ऑथर, ये कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम हमको याद करने हैं नहीं करने, क्या है. देखो बेटा,
पोएट्स और ऑथर्स के नेम हमेशा आपको पता होने चाहिए, ऑलवेज। रीजन, कई बार पोएट के नाम से कोई क्वेश्चन आ जाता है, ऑथर के नाम से कई बार कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपसे मान लीजिए सैंडबर्ग का नाम लेके कोई पोएम आ गई, आपको पता ही नहीं है नाम, ठीक है, कार्ल सैंडबर्ग है, आपको पता ही नहीं है कौन सा पोएट है ये, तो आप आंसर भी नहीं लिख पाओगे। सो दैट्स व्हाई यू आर सपोज टू नो द नेम ऑफ द पोएट्स एंड ऑथर। लेकिन इनको आपको क्या आंसर में लिखना है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये पता तो होना चाहिए ही, क्योंकि अगर इनके नाम से कोई क्वेश्चन बन गया तो आंसर नहीं कर पाओगे अगर नहीं पता होगा तो, ठीक है, ये एक बात। दूसरी बात ये, क्या आपको हर क्वेश्चन के आंसर के अंदर पोएट या ऑथर का नाम लिखना है? वेल, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पहली चीज तो ये कि अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि नाम लिखना है, मतलब इस तरह से आपके क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि इफ यू आर सपोज टू राइट द नेम और नॉट, तो अगर ऐसा आ जाए तब तो लिख दीजिए, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन लेंदी आंसर्स जो होते हैं ना, लॉन्ग आंसर्स, अगर वो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाले हैं तो आप रहने दो फिर भी अगर चाहो तो, बट मैं आई वुड सजेस्ट लॉन्ग आंसर्स, चाहे कोई सा भी हो, चाहे कंपेयर कॉन्ट्रास्ट हो, वैल्यू बेस्ड हो, कॉम्पिटेंसी हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर में प्लीज मेंशन द नेम ऑफ द पोएट और ऑथर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में आगे चल के आप कई बार क्या बात करते हैं, पोएट का नाम लिखे, दैट दिस पोएट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस इन दिस पोएम, इस तरीके से हम मेंशन करते हैं। तो इसलिए आप लॉन्ग आंसर्स में तो जरूर नाम लिखिए, भले ही आपसे पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा। शॉर्ट आंसर में अगर पूछा जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? ये समझ में आया बेटा? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, उन्हें ध्यान रखिए, ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा मैंने कीवर्ड्स, की फ्रेजेस के लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट उसके लिए जो मैंने है क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो होपफुली आपको ये पूरा सब अच्छे से समझ में आ गया है। ये वीडियो यही एंड होता है बेटा, एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट। एंड ध्यान रखिए, हमेशा शांति से अपना एग्जाम देना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, अच्छे से आपका दिमाग तभी चल पाएगा, ठीक है? तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट वन, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन, अपना पेपर अच्छे से दीजिए, आके मुझे जरूर बताइए कि आपका पेपर कैसा गया, एंड हाँ, ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ऑलराइट बेटा, ये वीडियो यहाँ एंड होता है, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।